इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जो आँख से देखने पर बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं एंटोनियो वॉन लियोनहार्ड, जिन्होंने लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था टीथ स्क्रैपिंग में, रेन वाटर में और पीपरकॉर्न इन्फ्यूजन में। उसके बाद आते हैं लुईस पास्चर, जिन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया था जिसको हम लोग आज पास्चराइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका यूज माइक्रोब्स को किल करने में होता है। पास्चराइजेशन को हम लोग करने के लिए लिक्विड को हीट करते हैं 63 से 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, या तो 73 से 75 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए। उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं लिक्विड में वो किल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कोलरा, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस पे काम किया और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1905 में कोच पास्फोलेट के लिए। उसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1929 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। उसके बाद जानते हैं कोच पास्फोलेट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो लेसेंस ऑफ डिजीज होता है वो सीधे बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है, और इसमें पॉसिबल होता है हम लोग आसानी से प्योर कल्चर करके लेसेंस का बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, और इसमें री आइसोलेशन भी करते हैं बैक्टीरिया का प्योर कल्चर में, जो कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल के द्वारा किया जाता है। कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को हम लोग 6 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला है जनरल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा बैक्टीरियोलॉजी, फिर माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जनरल चीज़ें जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है। माइक्रोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फंगस होता है। वायरोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ वायरस होता है। इम्यूनोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में होता है। और पैरासाइटोलॉजी जो स्टडी ऑफ पैरासाइट के बारे में होता है। सबसे पहले हम लोग माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। माइक्रोब्स मेक द यूनिवर्स, मतलब हमारी यूनिवर्स है माइक्रोब से ही बना है। हमारी यूनिवर्स में 5 × 10⁻³ से भी ज़्यादा टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, और जो ह्यूमन में मोर देन 90% ऑफ द सेल वो माइक्रो जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्राइमरी डिकम्पोजर होता है, जो कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको रिसाइकिल करके इन्वायरमेंट में दोबारा पहुंचाता है, जिसमें जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको रिसाइकिल करके इन्वायरमेंट में दोबारा पहुंचाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और माइक्रोब्स वेरियस टाइप के फूड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराता है, जैसे हो गया चीज़ हो गया, पिकल हो गया, सॉरकट हो गया, ग्रीन ओलिव्स हो गया, योगर्ट हो गया, सूज हो गया, विनेगर हो गया, ब्रेड हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया। ये सब माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस कराए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स के नाम थे। फिर हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोट होता है, और इसका सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और इसका रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, और इसको एनर्जी के लिए ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल या फोटोसिंथेसिस के रूप में भी यूज करते हैं। फिर वायरस आता है। वायरस जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, या तो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, और ये इंक्लोज होता है प्रोटीन कोड से, जिसका नाम हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। वायरस इज नॉट ए सेल, वायरस सेल नहीं होता है। वायरस रेप्लिकेट ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग होस्ट, दैट इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मतलब वायरस तभी रेप्लिकेट करेगा जब वो लिविंग होस्ट सेल में हो, जैसे इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब वायरस जो कंसिस्ट किया होता है या तो डीएनए होता है या तो आरएनए कोर होता है, और कोर सराउंडेड होता है प्रोटीन कोड से, और प्रोटीन कोड में भी इंक्लूड बाई लिपिड इन्वेलप, मतलब प्रोटीन कोड भी लिपिड इन्वेलप से इंक्लूज हो सकता है। उसके बाद जानते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी अभी हमने आपको बताया कि जो स्टडी है पैरासाइट है, और उनका इंटरेक्शन के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, उनके क्या इंटरेक्शन है अपने होस्ट के साथ। अब जानते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेल्टर और नरिशमेंट किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है जहाँ पे वो रह रहा होता है। होस्ट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो शेल्टर और नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पैरासाइट को। उसके बाद फंजाई के बारे में जानते हैं। फंजाई की जो साइज होता है वेरिएबल होता है, और इसका इंटरनल मॉलिक्यूलर सिस्टम जो होता है वेल डिफाइंड सेल वॉल से कंपोज होता है।
जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अब इसका फंजाई का यूज हम लोग इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में भी कर सकते हैं और इंक्रीज यूज ऑफ एंटीबायोटिक, और इसका यूज हम लोग एंटीबायोटिक के लिए भी कर सकते हैं। फिर आता है हाउ ह्यूमन रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब हम लोग कैसे ह्यूमन जो होता है इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है, यानी हम लोग इसमें इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। जो होता है ह्यूमन जो होता है इसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद के बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके इन्फेक्शन से, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पांस, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इम्यून रिस्पांस जो होता है वो कंप्राइज होता है मेडिकल इम्यूनोलॉजी से। वैक्सीन्स और इंटरफेरेंस का यूज हम लोग प्रिवेंशन और क्योर करने में वायरल डिजीज़ का करते हैं। फिर आता है कॉमनली यूज वैक्सीन, जैसे BCG हो गया, MMR हो गया, पोलियो ओरल वैक्सीन हो गया, ट्रिपल एंटीजन हो गया, हेपेटाइटिस B वैक्सीन हो गया, ये सब कॉमनली यूज वैक्सीन है। उसके बाद आता है वाई वी शुड स्टडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को क्यों स्टडी करना चाहिए। सबसे हम लोग इसका स्टडी इसलिए करते हैं कि कौन सी माइक्रोब ने इन्फेक्शन और काज किया है डिजीज़ को, उसको जानने के लिए करते हैं। और इसका स्टडी इसलिए भी किया जा सकता है कि इसका डायग्नोसिस किया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। फिर कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, इसमें आ जाता है पेनिसिलिन, सिफेल, टेट्रासाइक्लिन, क्यूनोलोन्स हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, क्लोरएम्फेनिकोल हो गया, और ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब एंटीबायोटिक होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करने में यूज किया जाता है। फिर है तो व्हाट स्किल यूज टू डेवलप, मतलब आपको कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए। पहला एबल टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिव कंडीशन, सबसे पहले हम लोग को ये एबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा इन्फेक्टिव कंडीशन है और उसका टाइमली डायग्नोसिस कर लें। और उसके लिए हम लोग टाइमली डायग्नोसिस में हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए कोई कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट करना है उसका चूजिंग करना आना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, किस एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना ये भी आना चाहिए। और इम्प्लीमेंट मेजर टू प्रिवेंट डिजीज, कौन सा इम्प्लीमेंट हम लोग ले कि उस डिजीज़ से प्रिवेंशन हमें मिले इन पेशेंट एंड सोसाइटी, पेशेंट को और सोसाइटी को। फिर हम लोग जानते हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, हमें खुद को बचाना चाहिए इन्फेक्शन से, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन हो गया, SCV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और भी बहुत रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जिससे हम लोग को खुद को बचाना चाहिए। वर्किंग इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होता है वो सेफ़ नहीं होता है, इसलिए हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग